ऑटिज्म 3 शब्द, 3 लेटर्स ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बहुत इजीली बोल दिया जाता है। तो जब हम सर्च करते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट निकल कर आती है। ऑटिज्म ये है, बच्चे में ये चीज़ें होती हैं तो इसे हम ऑटिज्म कहते हैं। बट इन सब के बीच में ना कहीं ऑटिज्म एक्चुअली में क्या है वो मिस आउट हो जाता है। इसमें बच्चे का जो विकास होता है वो रेगुलर से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा पीछे होता है। अधिकतर इंडियन फैमिलीज में जैसे ये पता चलता है कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है, सबसे पहला जो ब्लेम है वो माँ पर ही जाता है। तो ये एक बहुत अहम सवाल है कि ऑटिज्म में माँ की क्या भूमिका है। माँ की भूमिका वही होती है जो माँ की भूमिका है। अब इसे अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो यस, मदर प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। जॉब पे जाना ऑटिज्म घर पे लेकर आता है तो काम सबको छोड़ देना चाहिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक कहानी एक ऐसे पेरेंट्स की जो एक बड़े शहर में रहते थे। बड़े शहर में रहने वाले छोटा सा परिवार, दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे, इनके 2 बच्चे भी थे और इन दोनों बच्चों के साथ में ये अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे थे। बड़े शहरों में रहने के लिए खर्चे भी ज्यादा होते हैं और ऐसे में दोनों ही अपने अपने काम में मशगूल थे। सिर्फ 8 घंटे की नौकरी नहीं होती, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कभी 10 तो कभी 12 घंटे का समय भी बीत जाता है। ऐसे में एक बच्चे को बड़ा करने के बाद जब दूसरे बच्चे को ये बड़ा कर रहे थे, इन्हें महसूस हुआ कि ये बच्चा कुछ अलग है। जब माँ को लगा कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि बच्चा लगभग 2.5 साल बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं कह रहा, तो उसने अपने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि आपको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। जब चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास उसकी माँ अपने बच्चे को लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को ऑटिज्म है। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, दरअसल कहानी तो यहाँ से शुरू हुई है, क्योंकि अब इस कहानी में ये तय होगा कि किस तरह से उस बच्चे को ठीक किया जा सकता है। क्या बच्चा कभी ठीक हो भी सकता है या नहीं, ऑटिज्म है क्या, बीमारी क्या है। क्योंकि जब ये पता चला तो घर के हर सदस्य को ये लगने लगा कि गलती माँ की है। अगर माँ ने जॉब नहीं किया होता तो बच्चे को ऑटिज्म नहीं होता। लेकिन इस एक कहानी का दूसरा पहलू भी है। ऐसी भी माएँ हैं जो घर में हैं, उनके भी बच्चों को ऑटिज्म है। तो ऑटिज्म का कारण क्या है? बहुत रील्स देख ली, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन इसका सही जवाब आपको सही इंसान ही दे सकता है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बिल्कुल सही इंसान, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, जो मुझे ये बता सकती हैं कि किसी समस्या का हल क्या है तो आपको भी बता सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और मेरे साथ है डॉक्टर विनीत झालिया। मैम, आपको स्टूडियो में देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। रीजन ये है कि ये जो एक शब्द है ऑटिज्म, ये डर पैदा करता है। ये सबसे पहला ही सवाल ये है कि आखिर ऑटिज्म है क्या? ये आपने बहुत एक ऐसा सवाल करा है जो बहुत सारी मदर्स जानना चाहती हैं, पेरेंट्स जानना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑटिज्म 3 शब्द, 3 लेटर्स ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बहुत इजीली बोल दिया जाता है। गूगल अवेलेबल है, विकीपीडिया अवेलेबल है, इनफैक्ट अभी तो AI का ज़माना है। तो जब हम सर्च करते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट निकल कर आती है। ऑटिज्म ये है, बच्चे में ये चीज़ें होती हैं तो इसे हम ऑटिज्म कहते हैं। बट इन सब के बीच में ना कहीं ऑटिज्म एक्चुअली में क्या है वो मिस आउट हो जाता है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसे हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की कैटेगरी में भी रखते हैं। इसमें बच्चे का जो विकास होता है वो रेगुलर से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा पीछे होता है। अब डेवलपमेंट में डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का डेवलपमेंट सारे ही डोमेन्स में डिलेड हो। कुछ बच्चे का फिजिकल में होगा, कुछ बच्चे का अडेप्टिव फंक्शनिंग में होता है, कुछ बच्चे का सोशलाइजेशन में होता है, कुछ बच्चे का कम्युनिकेशन में होता है, कुछ का कॉग्निशन में भी होता है। मगर हम ऑटिज्म है एक हवा बना के रखा हुआ है कि ऑटिज्म, स्पेशली कोविड के बाद से एक जो टर्म बहुत कॉमनली सुनने को मिलती है वो होता है वर्चुअल ऑटिज्म। एंड उसमें बहुत इजीली हम पेरेंट्स को ब्लेम कर देते हैं कि स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है या आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इस कारण से ऑटिज्म हो गया। ऑटिज्म होता नहीं, ऑटिज्म बाय बर्थ रहता है। एंड रीजंस की अगर हम बात करें, देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न एंड देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। कई लोग कहते हैं ये जेनेटिक है, बिल्कुल, बट अगेन जब हम जेनेटिक टेस्टिंग भी करवाते हैं तो भी कई बार हमें नहीं पता चलता है। तो इसकी अभी तक अगर हम रीज़न की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट नहीं फाइंड आउट कर पाए। जैसे आपने कहा कि रीज़न
फाइंड आउट नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम इंडियन फैमिलीज की बात करें तो अधिकतर इंडियन फैमिलीज में जैसे ये पता चलता है कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है, सबसे पहला जो ब्लेम है वो माँ पर ही जाता है। हाँ। कि अगर वो घर पर है तो कि तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, अगर वो जॉब कर रही है तो तुम अवेलेबल ही नहीं थी, और अगर वो इन दोनों सिचुएशन में उनको नहीं दे पाए तो वो कहते हैं कि जब बच्चा पेट में था तो तुमने कुछ ऐसा देखा, सुना, पढ़ा या किया होगा जिसका गलत असर बच्चे पर पड़ा है। तो ये एक बहुत अहम सवाल है कि ऑटिज्म में माँ की क्या भूमिका है। ऑटिज्म हो या किसी भी तरह की न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन, माँ की भूमिका वही होती है जो माँ की भूमिका है। अब इसे अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो यस, मदर प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, बट इसे हम नेगेटिव एस्पेक्ट में देखें कि क्या सिर्फ माँ के ध्यान नहीं देने से ऑटिज्म हो जाता है, तो फादर्स भी वर्किंग होते हैं। लेकिन अगर वर्किंग जॉब पे जाना ऑटिज्म घर पे लेकर आता है तो काम सबको छोड़ देना चाहिए। हाँ, फिर तो क्या जो पहले एक होता था कि बड़े बड़े परिवार थे, घर में 8-8 9-9 बच्चे थे, सारे एक साथ रहा करते थे, तब ऐसी सिचुएशंस नहीं सुनने में आती थी। तो अब ये भी कहते हैं कि क्योंकि अब फैमिलीज छोटी हो गई हैं, ये भी एक वजह है। देखिए, बच्चे लेट सीखते हैं, लेट बोलते हैं। ये वजह नहीं है, बट ये एड ऑन करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब जॉइंट फैमिली है, घर में बहुत सारे लोग हैं, सो बच्चे को सोशलाइजेशन के मल्टीपल एक्सपोजर्स मिलते हैं, उसे अलग अलग एज ग्रुप के लोग मिलते हैं जिनके साथ वो मिंगल अप कर सकता है। बट यही जब न्यूक्लियर फैमिली होती है, सबके रोल्स डिसाइडेड होते हैं, इतनी देर काम करना है, इतना ही टाइम है, कौन कितने बजे से कितने बजे मिलेगा। हाँ, एंड बच्चे के पास एक्सपोजर्स कम हो जाते हैं। तो ये कहना कि इन सब चीजों के कारण ऑटिज्म हुआ है गलत है, बट यस, इन सारी सिचुएशंस के कारण ऑटिज्म के फीचर्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब हम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, उसके कारणों की बात कर रहे हैं, तो हम इसके इलाज की भी बात करते हैं, क्योंकि कोई दवा खाने से ऑटिज्म ठीक नहीं होता। इसके लिए थेरेपीज लगती है, मेहनत लगती है, समय लगता है। कौन सी थेरेपी सबसे ज्यादा जरूरी है? क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जैसे ही ये पता चलता है कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है तो सबसे पहले उनको लगता है ओटी शुरू कर दें, और ओटी ही ऑटिज्म से बाहर निकाल सकती है। तो क्या ये सच है? और अगर है तो बाकी थेरेपीज का क्या रोल है? देखिए, जब हम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, ऑटिज्म में कोई भी एक स्पेसिफिक थेरेपी वर्क करेगी ज़रूरी नहीं है। अब प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें तो जब बच्चा डायग्नोस हुआ है तो डायग्नोसिस कौन देता है? हमें कैसे पता चला ऑटिज्म है? कई बार पीडियाट्रिशियन हेल्प आउट करते हैं कि शायद ऑटिज्म होने की संभावना है। बिल्कुल। कई बार हम रीच आउट करते हैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास, कई लोग साइकियाट्रिस्ट के थ्रू भी आते हैं। अब इंडिया में असेसमेंट को लेके अवेयरनेस नहीं है। असेसमेंट का मतलब होता है ये फिगर आउट करना कि जो बच्चा आपके पास आया है 2.5 साल 3 साल का है और हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं कर पा रहा है, तो मैं देख रही हूँ मुझे 3 चीज़ें आती हैं तो मैं उस पैरामीटर से देखूंगी, आप देख रहे हो आपको 4 चीज़ें आती हैं आप उस पैरामीटर से देखोगे। तो हम अपने अपने पैरामीटर सेट नहीं कर सकते ना, तो एक स्टैंडर्डाइज्ड पैरामीटर है। और पेरेंट्स के भी कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे पड़ोसी का बच्चा इस उम्र में ये कर लेता था, मेरा या इसके पापा लेट बोले थे तो ये लेट बोलेगा, या हमारे घर में तो लेट बोलने का ही एक पैटर्न है। हाँ, तो यहाँ पर आपके मेरे या आस पड़ोसियों के स्टैंडर्ड्स को हम नहीं स्टैंडर्डाइज मानते हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स होते हैं एंड वो असेसमेंट वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं। तो जब उन पैरामीटर्स पे हम बच्चे को नापते हैं और देखते हैं कि इस एज में बच्चे में ये वाली पकड़ होनी चाहिए, ये वाली पकड़ होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें तो हम रोज की दिनचर्या में नहीं देख रहे होते हैं। तो जब ये वाली पकड़ नहीं है तो बच्चा अपनी उम्र से कितना पीछे है। बच्चा इस समय तक 2 कलर को अलग अलग छांटना यानी सॉर्टिंग आनी चाहिए, नहीं कर पा रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ता है तो सीढ़ियाँ एक एक पैर से नहीं, अब वो दोनों पैर से ऐसे चढ़ सकता है। या फिर बोलने में वो मम्मी बोल रहा है, पापा बोल रहा है, या कई बच्चे मम्मी पापा या कुछ शब्द बोल रहे होते हैं लेकिन किसको मम्मी बोल रहे हैं ये नहीं पता है, किसको पापा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने असेसमेंट करा, असेसमेंट से हमें बच्चे का डेवलपमेंटल लेवल समझ में आया। फिर अलग अलग बच्चे की अलग अलग नीड्स होती है। सेंसरी नीड्स का इवैल्यूएशन एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है या फिर वो पर्सन करता है जो सेंसरी इंटीग्रेशन में ट्रेंड है। अगर 3+ इयर्स का बच्चा है तो हम स्पीच इवैल्यूएशन भी करते हैं, क्योंकि 3 के पहले बच्चे में स्पीच में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है। साथ ही साथ हम ये देख रहे होते हैं ऑटिज्म है तो कौन कौन से डोमेन इम्पैक्टेड हैं। अब उसमें भी अलग अलग असेसमेंट्स होते हैं, तो बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग आप असेसमेंट
रूल आउट करते हो। ओके। ये असेसमेंट किसने करा? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने। अब आपके पास बच्चे की एक पूरी प्रोफाइल है कि बच्चे का DQ जो नॉर्मली 85 होना चाहिए वो 40 है, 50 है। देन सेंसरी नीड्स हैं, बट किस डोमेन में है? कुछ बच्चों का सिर्फ ऑडिटरी नीड होता है, कुछ बच्चों का टेक्टाइल होता है, यानी टच की डिफिकल्टीज हैं, या फिर कान बंद कर रहा है, शोर हो रहा है। तो अगर सेंसरी नीड है तो एक पार्ट हो गया OT का, डेवलपमेंटल नीड है तो एक पार्ट हो गया डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट का, कम्युनिकेशन नहीं है प्रॉपर तो वहाँ पे एक पार्ट आ गया स्पीच थेरेपिस्ट का। बट अगर यही बच्चा छोटा है तो वहाँ पे सबसे पहले वर्क करेगा डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट, क्योंकि वो सारे ही डोमेन्स पे वर्क कर रहा होता है ना। एंड एक थेरेपिस्ट सारे डोमेन्स में हेल्प नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है जो हेल्प आउट करता है बच्चे को उसके लेवल से अपलिफ्ट करने में। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जिन्हें हम ऑटिस्ट बोलते हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है जिन्हें हम स्पीच थेरेपिस्ट भी बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ABA थेरेपिस्ट हैं, एंड मल्टीपल थेरेपीज हैं। ये मान लेना कि मुझे ये चीज़ आती है तो बच्चे पे यही वर्कआउट करेगा, वो गलत है। कई बार हम जो स्कूल के अगर हम लेसन की बात करते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने स्कूल में प्लान आउट करा, मैं बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे लिख के 1+1 पढ़ाने वाली हूँ। क्लास के आधे बच्चों को समझ में आ गया, आधों को नहीं आया, तो क्या आधे बच्चों की गलती है? शायद उन आधे बच्चों को मैं एक गिलास यहाँ रखूँ, एक गिलास यहाँ रखूँ और उनसे बोलूँ चलो एक एक ये हो गए, अब बताओ ये दोनों गिनके। सो यहाँ पे अप्रोच मैटर करता है, हर बच्चे के साथ अप्रोच अलग है। यस। सो कई बार थेरेपिस्ट लीड अप्रोच काम करता है, कई बार चाइल्ड लीड अप्रोच काम करता है। जब हम अप्रोच की बात कर रहे हैं तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मुझे इस टॉपिक में क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं भी इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ इन दिनों। और मैं इसलिए ये ज़रूर पूछूंगी कि डर एक बहुत बड़ा मतलब जिस तरीके से लीड कर रहे हैं लोग मार्केट में, अगर आप अपने बच्चे के बारे में किसी से बात करते हो, सबसे पहले वो आपको ये बताते हैं कि आपके बच्चे में क्या क्या कमियां हैं, वो कभी ये नहीं बताते कि ये ठीक हो सकता है या नहीं। तो सबसे अहम सवाल तो यही है कि क्या वाकई में ऑटिज्म जिन बच्चों को है वो कभी नॉर्मल रूटीन लाइफ जी सकते हैं, दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल दिख सकते हैं? क्योंकि नॉर्मल तो मैं नहीं बोलूँगी, आप फिर मुझे कहेंगे कि ये कोई बीमारी नहीं है इसलिए, लेकिन उनकी अप्रोच बाकी बच्चों के साथ मैच कर सकती है कभी? अगेन मैम, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है मैं क्या सोचती हूँ, मेरी खुद की अपने बच्चे को लेके अंडरस्टैंडिंग क्या है, और मैं इसको कहाँ लेके जाना चाहती हूँ। तो फॉर एग्जांपल, जब मैं नॉर्मल वर्ड यूज़ कर रही हूँ और मैं नॉर्मल उन बच्चों से कंपेयर कर रही हूँ जो शायद बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं बट उनकी कमियाँ मुझे नहीं दिखती है। मेरे बच्चे की कमियाँ तो सबको दिख रही होती है, बट क्या मेरे बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो बाकी लोगों को दिख रही है? क्या मैं वो स्ट्रेंथ पहचान पा रही हूँ? लेकिन आप ही ने मुझे बताया कि वो ये चीज़ें पहचान पा रहा है बट उसे नाम नहीं पता है, बट ऐसा लोगों को लगता है। तो क्या लोगों का जो लगता है वो सही है या जो मैं देखती हूँ वो सही है? एंड नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज होती रहती है, वो बहुत इवॉल्व करती है। मैं पेरेंट्स को हमेशा कहती हूँ, डर के बच्चे के साथ काम करने से बेटर है आप बच्चे को समझते हुए उसके साथ काम करो और आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी रियलिस्टिक रखो। ये एग्जाम्पल रॉन्ग हो सकता है बट मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ बच्चे के साथ वैसे काम करो कि कल को आप नहीं रहोगे तो वो अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो पाए। तो उसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि कब कब हम क्या क्या प्लान आउट कर रहे हैं, हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं, हम क्या स्ट्रेंथ देख रहे हैं। मेरे पास 2 बच्चियाँ अभी आई थी, उनमें से एक बच्ची रेगुलर स्कूल जाती है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, दूसरी बच्ची है जिसे डिसलेक्सिया है, वो स्कूल में कोप अप नहीं कर पा रही है। पेरेंट्स वेल एजुकेटेड हैं और उन्होंने सालों पहले समझ लिया कि इन्हें डिसलेक्सिया है, तो दे आर मोर फोकस्ड दूसरी बच्ची की होम स्कूलिंग पे। आप बिलीव कीजिए वो बच्ची नेशनल लेवल पे स्विमर है, कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। एंड वो क्लियरली बोलती है मुझे रीडिंग उतने अच्छे से नहीं आती है बट अगर आप रीड कर दोगे तो मैं लिख लूँगी। हाँ, तो उस कमी के साथ जीना सीख लिया है, क्योंकि एक चीज़ कम है लेकिन कुछ ज़्यादा भी है। yes. ये ऑटिज्म के बच्चों के साथ ऐसा होता है, उनमें कुछ ना कुछ ज़्यादा होता ही है। इट वेरीज चाइल्ड टू चाइल्ड, एंड वो समझने के लिए भी हमें बच्चे को एक्सपोजर देना होता है। हमें पहले अगर हम किसी बच्चे में किसी चीज़ का इंटरेस्ट है वो कैसे पता करेंगे? जब तक कई पेरेंट्स होते हैं बच्चे को मल्टीपल क्लासेस भेज देते हैं या वो क्लास भेजते हैं जो वो चाहते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आप
अपने बच्चे को म्यूज़िक क्लास कुछ दिन भेजें, आप बच्चे को कुछ दिन इंस्ट्रूमेंटल क्लास भेजें, कुछ दिन डांस क्लास भेजें, आर्ट एंड क्राफ्ट भेजें, और जब भी इन क्लासेस में भेज रहे हैं, जो वहाँ सिखा रहे हैं, उन्हें ये बोलें कि मुझे इसे रातों रात कुछ भी नहीं बनाना नहीं है। हाँ। मुझे सिखाना है। क्योंकि जब बच्चा एक क्लास में जाता है ना, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है, एंड हमारे बच्चे तैयार नहीं है, हमारे नहीं, कोई भी बच्चा तैयार नहीं होता है। तो वो बच्चा ना 4 दिन में उस क्लास से बोर हो जाता है, या जैसे 1 महीना कंप्लीट हुआ फिर बच्चा नहीं जाता है। बट अगर वो टीचर भी एक ऐसा अप्रोच अपनाए जहाँ पर बच्चे के साथ वो जेलअप करे, उसका इंटरेस्ट समझ में आए, फिर पता है कई बच्चे ऑटोमेटिकली आपको दिखेंगे कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ जा रहे हैं, कुछ बच्चे स्विमिंग की तरफ जा रहे हैं। और इन सब चीज़ों में बच्चे के इंटरेस्ट के साथ साथ उसे सिखा कौन रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको खुद भी अगर आपके बचपन में आप जाओगे तो स्कूल में जो टीचर बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी, आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता होगा। बिल्कुल। तो जब भी मैं मेरे बच्चों को जब भी कहीं इनरोल करवाती हूँ, मैं बहुत क्लियरली बोल कर आती हूँ, मुझे 1 महीने में इनकी भली पूरी बुक खाली दिखे चलेगा, बट ये आपकी क्लास में आने के टाइम पे रोए ना, मुझे पुश करके ना भेजना पड़े, ये खुशी खुशी आए। और ये अप्रोच अपनाते हुए अब जब वो कहीं पे भी जाते हैं ना, तो वो एक्चुअली लर्निंग भी लेकर आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो मज़ा आ रहा है उन्हें वो काम करने में। तो ऑटिज्म पर जब हम बात कर रहे हैं, हम उसके ठीक होने पर बात कर रहे हैं, उन सारी चर्चाओं पर बात कर रहे हैं, एक और सवाल है जो पूरा मुझे लगता है कि हर माँ पूछना चाहती होगी, कम उम्र में ये कैसे समझें कि उनके बच्चे में क्या कुछ अलग है? ओके, तो सबसे छोटा बच्चा जो मैंने देखा है वो है 1 साल 2 महीने का। वो लोग यूएस से आए थे, वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स बहुत इजीली नहीं मिलते हैं, इंदौर की रहने वाले थे, तो यहाँ पे उन्होंने रीच आउट करा। सिम्टम्स, तो वहाँ पर एक चेकलिस्ट होती है ये फिगर आउट करने के लिए कि बच्चा क्या क्या नहीं कर पा रहा है। असेसमेंट या डायग्नोसिस हम 2 साल के बाद दे रहे होते हैं। तो 2 साल से छोटा बच्चा है, क्या क्या नहीं कर पा रहा है, तो उसकी आंखें नहीं ठहरती थी, आप उससे बात करो तो वो बिल्कुल भी मुस्कुराता नहीं था, वो अपने में ही खोया हुआ है, खेल रहा है अपने में, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो एक एंगल से पेरेंट खुश भी थे कि परेशान नहीं कर रहा है, बट सेम टाइम पे जब वो अपने दूसरे बच्चे से कंपेयर करते थे और वो कहते थे कि कभी कभी हम आवाज़ लगाते बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो आए हुए हैं तो एक बार दिखा भी देते हैं। हमने उसके साथ लगभग 3-4 महीने ही थेरेपी वाइज वर्क करा। आज ही इज गोइंग टू रेगुलर स्कूल। सो अर्ली इंटरवेंशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जितना छोटा बच्चा है उतनी जल्दी आप वर्क करना स्टार्ट करोगे, उतनी ही जल्दी आपको बच्चे में चेंजेस दिखेंगे, और उतनी ही जल्दी बच्चा सीखता भी है। क्योंकि ब्लैंक स्लेट पे कुछ भी लिखना आसान होता है, बट स्लेट पे जब कुछ लिखा होता है उसको आप रब करते हो लेकिन कुछ तो रह जाता है, तो लर्निंग अनलर्निंग में टाइम वेस्ट होता है। बट बच्चा छोटा है, अब इसको आप ऐसे भी अज्यूम करके चलिए 2.5-3 साल तक के बच्चों के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है। उस टाइम पे मेनली फिजिकल डेवलपमेंट होता है। हमें स्कूल में एडमिशन कब दिलवाते? 3 साल के दिलवाते, क्योंकि तब समझ डेवलप होती है। बिल्कुल 3 के पहले तो उतनी चीज़ें नहीं होती है। तो जब आप इसको कंपेयर कीजिए, जो एक 2 साल का बच्चा मेरे पास आया है और वो नहीं लिख पा रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एक 4 साल का बच्चा आया है वो नहीं लिख पा रहा है तो फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क पड़ गया। अब यही 2 साल का बच्चा है, ये मम्मी पापा नहीं बोल रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट ये 4 साल का बच्चा है, ये मम्मी पापा नहीं बोल पा रहा है, फ़र्क पड़ गया। 4 साल, ये 2 साल का बच्चा है, स्कूल नहीं जा पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल का बच्चा है बट स्कूल नहीं जा पा रहा है, फ़र्क पड़ गया। और प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, मतलब उम्र के साथ समस्याएं और बड़ी होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इन बच्चों को सिखाने में भी शायद समय ज़्यादा लगता है। हाँ, एक और बात कही जाती है ऑटिज्म को लेकर कि सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत आती है स्पीच लाने में। ये कितना सच है? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बच्चे बहुत हद तक ओटी के बाद उनमें समझ डेवलप हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, पर बहुत एज बीतने के बाद भी उनको बात करना नहीं आता है। देखिए, जो स्पीच है ना, अगेन वो वेरी करता है चाइल्ड टू चाइल्ड। मैंने जितने भी अर्ली इंटरवेंशन के केसेस देखे हैं उसमें स्पीच आती है। अब अगेन जब हम डेवलपमेंटल हायरार्की की बात करते हैं, स्पीच होता है 5th डोमेन। ओके, सो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर आता है, फिर आता है अडेप्टिव डेवलपमेंट, यानी बच्चा खुद से कितने काम कर पा रहा है, फिर होता है सोशल इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, कि कोई गुस्सा हुआ है तो उसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसलिए जब पेरेंट्स कंप्लेन लेकर आते हैं कि अब तो गुस्सा कर रहा है, तो मैं हमेशा कहती हूँ अच्छी बात है। और जब ये कहते हैं पेरेंट्स की अब वो चीज़ें फेंक रहा है, तब अगेन यहाँ पर हर बार हम बच्चे के बिहेवियर को नहीं देख रहे होते, वो चीज़ें क्यों फेंक रहा है, क्या ये समझना ज़रूरी नहीं है? और जब वो चीज़ें फेंक रहा है, हम रिस्पॉन्स क्या दे रहे हैं?
हम भी जब हमारी मन की बात नहीं होती है तो कोई रिएक्शन देते हैं और उस रिएक्शन पे अगर हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो वो रिएक्शन हमारे बार बार रिपीट होने लगते हैं। तो ये सेम चीज तो एक 2 साल 3 साल के बच्चे पे भी एप्लीकेबल होगी ना। और जब वो ये सब चीजें कर रहा है तो मैं इसे पॉजिटिव साइन की तरह लेती हूँ, क्योंकि जिस बच्चे में समझ है वही चीज रिपीट करेगा। जिसमें समझ नहीं है उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, उसे समझ ही नहीं आएगा कि मेरे फायदे की चीज हो रही है या मेरे नुकसान की चीज हो रही है। तो ये एक अच्छी चीज है कि एक इमोशन उसमें डेवलप हो रहा है, क्योंकि अक्सर ये भी कहा जाता है कि जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है उनमें एक सबसे बड़ा इशू होता है बिहेवियर इशू। पर क्या ये इशू सिर्फ मतलब, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, पेरेंट्स आपसे मिलते होंगे, क्या सिर्फ ये इश्यूज आपके पास वही पेरेंट्स लेकर आते हैं जिनके बच्चों को ऑटिज्म है, या नॉर्मल बच्चों के साथ भी ये इश्यूज बड़े हैं? सारे बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, और वो बिहेवियरल इश्यूज बच्चों में नहीं होते हैं, उनके एनवायरनमेंट में होते हैं। साथ ही साथ बच्चे ने जब पहली बार किसी तरह का टैंट्रम शो करा, आपने कैसे रिएक्ट करा या फैमिली ने कैसे रिएक्ट करा, वो उसे बढ़ाते हैं। बट एज एडल्ट हमारे लिए बोलना आसान होता है कि बच्चा बदतमीज़ है, बच्चा नहीं सुन रहा है, बच्चा चीज़ें फेंक रहा है। बट उस बच्चे को हमने लर्निंग क्या दी है? एंड इसको अगर मैं ऑटिज्म से कनेक्ट करूं तो हमेशा ऑटिज्म में बोला जाता है ऑटिस्टिक है इसलिए ऐसा कर रहा है, या ऑटिज्म के तो बिहेवियर्स ही ऐसे होते हैं। ऑटिज्म अपने आप में एक अलग तरह की कंडीशन है। उसमें अगर व्यक्ति आपसे आई कांटेक्ट करके नहीं भी बात कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमारे आई कांटेक्ट पे बहुत ध्यान दिया जाता है, और आप आई कांटेक्ट पे फोकस कर रहे हो और आप महीनों आई कांटेक्ट पे फोकस कर रहे हो, आपने दूसरे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पे ध्यान नहीं दिया, वो बच्चे का लॉस नहीं है। तो जो माइलस्टोन एक बार में अचीव होना है वो ग्रेजुअली अचीव हो जाएगा। नहीं हो रहा है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। हर बिहेवियर को ऑटिज्म से कनेक्ट करना एक्चुअली बंद कर दीजिए। मैं सारे पेरेंट्स को कहती हूँ बिहेवियर को नोट डाउन कीजिए, ये समझिए कि ये बिहेवियर कब कब हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। एंड आई हैव रिकॉर्ड्स जिसमें ये बिहेवियर स्पेसिफिकली एक ही पेरेंट के साथ होगा, स्पेसिफिक टाइम तो नहीं होगा लेकिन स्पेसिफिक पेरेंट के साथ होगा। एंड उसको आप और इन डेप्थ जब स्टडी करोगे तो जो रिएक्शंस उसे मिल रहे होते वो उस बिहेवियर को बढ़ा रहे होते। तो हम बच्चे को फिक्स करने से बेटर है खुद को तरीकों को फिक्स करें तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तरीकों को फिक्स करें ये तो ठीक है, लेकिन एक पेरेंट्स के लिए ये जानना कि उसके बच्चे को ऑटिज्म है, क्योंकि जब भी आप किसी पेरेंट्स को बताते होंगे कि आपके बच्चे के साथ ये समस्या है, हम डिसलेक्सिया पे भी बात करेंगे। मुझे पता है बहुत सारे पेरेंट्स वो भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए। क्योंकि आज की तारीख में हर पेरेंट चाहता है कि या तो उसका बच्चा नीट क्लियर कर ले या IIT क्लियर कर ले, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। हालांकि आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है। पर जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो पेरेंट्स के दिमाग में सेकंड थॉट ये भी होता है कि उनके बच्चों के बिहेवियर से वो शर्मिंदा हो रहे हैं, और उन्हें ये लगता है कि वो सोसाइटी में ये कैसे बताएं कि हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। कई पेरेंट्स को मैंने देखा है जो अब किसी से मिलना जुलना सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको किसी को भी ये बताना पड़े कि उनके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे देश में ऑटिज्म को भी एक मानसिक बीमारी की तरह देखा जाता है, लोग उसे मंद बुद्धि कहते हैं। तो ये दोनों बातों में कितना मतलब ये कितना एक है, या इन्हें कितना जोड़कर देखना चाहिए? देखिए, ऑटिज्म एंड मंद बुद्धि शब्द तो आप यूज़ नहीं करते हैं, हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं या फिर इंटेलिजेंस लेवल कम है बोलते हैं। दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है हर ऑटिस्टिक बच्चे का IQ लेवल कम हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट कई केसेस में तो ये ज़्यादा ही होता है। बट साथ ही साथ कुछ डोमेन्स में इनकी समझ जो न्यूरोटिपिकल लोग होते हैं वो कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ बैठे हो, मैंने आपसे पूछा क्यों बैठी हो, तो आप मुझे जवाब दे दोगी कि तुम्हारा क्या जा रहा है। मतलब मेरा तो सवाल ये है पूछने का कि क्यों यहाँ बैठी हो, उठो कुछ काम करो। तो आपको, जब आप न्यूरोटिपिकल हो, आपको ये समझ में आ जाएगा। यही सवाल अगर मैं एक ऑटिस्टिक बच्चे से पूछूंगी या ऑटिस्टिक पर्सन से पूछूंगी, वो बहुत प्रेम से जवाब देंगे, मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मेरी यहाँ बैठने की इच्छा है। उनमें वो मैनिपुलेशन नहीं होता है, वो सच बोलते हैं, तो दुनिया ऑटिज्म में ज्यादा अच्छी है। एंड देयर आर कंपनीज जो एक्चुअली में सिर्फ न्यूरो डाइवर्जेंट लोग हैं उन्हीं को रिक्रूट कर रही है। स्पेशली कुछ कंपनी सिर्फ ऑटिस्टिक लोगों को रिक्रूट कर रही है, बिकॉज ये बाय द बुक्स जाते हैं। अगर आपने इन्हें एक बुक दे दी हो और बोला है इसको पूरा रीड करके फिनिश करना है, ये पूरा फिनिश करे बिना उठेंगे नहीं।
ये झूठ नहीं बोलेंगे, इन्हें आपने बोला है कि ये चीज़ ऐसे ही होनी है, इनका ब्रेन वैसे फंक्शन करता है। हम हैं जो ऑटिज्म को चेंज करना चाहते हैं, ये हमारे अंदर की कमी है जो हम दूसरे लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपके बालों का कलर मेरे बालों का कलर अलग है, क्यों हम सबके बालों का कलर काला नहीं है? क्यों हम सबको पकड़ के एक ही जैसे कपड़े नहीं बना रहे? हर अपनी सबकी एक अलग पहचान है ना। है बिल्कुल। वैसे ही ऑटिज्म में भी है। हर ऑटिस्टिक बच्चे का आई कांटेक्ट है नहीं है ज़रूरी नहीं है। हर बच्चा रीडिंग में डिफ़िकल्टी फेस करेगा, ऑटिज्म है ज़रूरी नहीं है। हर ऑटिस्टिक बच्चा सोशलाइज नहीं करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। हर बच्चे के अपनी अलग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और उन्हीं को समझते हुए हमें बच्चे को आगे लेके जाना होता है। सो ऑटिज्म है और मंदबुद्धि है गलत। अब आपका दूसरा सवाल का जवाब कि पेरेंट्स को शर्मिंदगी महसूस होती है। बिल्कुल। सो इसके लिए अगेन एक एग्जाम्पल, जब हमारे बच्चों को या हमें शुगर होती है, हम क्या करते हैं? इलाज। अब ये शुगर बढ़ गई है और हमें थोड़ा थोड़ा टाइम में इंसुलिन लगाना है, क्या करेंगे? इंसुलिन लगाएंगे। लेके घूमना ना, अगर कहीं जाना होता है, सबके सामने लगा रहे होते हैं, हम बोल देते हैं भाई हमारा तो इंसुलिन लगाने का टाइम है, तब हमें कैसा लगता होगा? हाँ, तब शर्म नहीं आती। सेम वे में हम ऑटिज्म है के कारण शर्मिंदा है, या जिस बच्चे को ऑटिज्म है और वो लेट जाता है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, के कारण शर्मिंदा है। पहले शर्मिंदगी की वजह क्लियर करनी होगी। सो अगर बच्चे को ऑटिज्म है और उस कारण से मैं शर्मिंदा हूँ, तो सॉरी टू से उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है। बट अगर मैं उस व्यवहार के कारण शर्मिंदा हूँ, तो उस व्यवहार पे हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना बेहद ज़रूरी है। जब हम ये बात कर ही रहे हैं तो एक सवाल और बहुत ज़रूरी है निकल कर आते हैं। वैसे तो मेरे पास 50 सवाल हैं पूछने के लिए और ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे लगता है इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि जब आपके घर में आपको पता चला कि किसी बच्चे को ऑटिज्म है, तो क्या माहौल उसे देना चाहिए? अगर दोनों पेरेंट वर्किंग हैं तो क्या माहौल होना चाहिए, और अगर आप जॉइंट फैमिली हैं तो क्या माहौल होना चाहिए? पता है मैम, इसका जवाब उतना ही सिंपल है जैसा कि हमें एक बच्चे की पेरेंटिंग करनी चाहिए, एक बच्चे की परवरिश करनी चाहिए। ऑटिज्म का पेरेंटिंग से एक्चुअली में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं बोलूँ नहीं, एक को वर्किंग छोड़ के घर पे ही रहना चाहिए, दिन भर बात करनी चाहिए, दिन भर नाम पे आवाज़ लगानी चाहिए, दिन भर बैठ के सिखाना चाहिए, नहीं। हम जब साल भर का राशन भरते हैं वो एक दिन में ख़त्म नहीं करते, तो हम सिखा भी एक दिन में नहीं सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम हमारे बहुत ज़्यादा जो बिजी शेड्यूल है उसमें से आधा घंटा एक्स्ट्रा निकाल लें, एंड दोनों पेरेंट एक अपनी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें कि इतना काम मैं सिखाने वाला हूँ, इतना काम आप सिखाने वाले हो, एंड वो धीरे धीरे ही चीज़ें होंगी, ओवरनाइट कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो हर घर में घुस चुकी है बुरी तरह से, हर व्यक्ति के पास एक चलता फिरता, क्या बोलना चाहिए, फ़ोन को कुछ और भी अगर हम बोले नेगेटिव टर्म्स पे जाएं, आई नॉट एबल टू फिगर आउट, बट वो ना एक चलती फिरती ऐसी मशीन है जो सबकी लाइफ खराब करने पे लगी हुई है। बिल्कुल, कई बुजुर्ग भी ऐसे हैं जो उसी पर लगे होते हैं, कई बच्चे जवान, मतलब वो पढ़ाइयाँ छोड़कर। तो ऑटिज्म है नहीं है, सबसे पहले वो जो एक फ़ोन है जो 24 घंटे हमारे हाथ में है, हम उसे दूर रखें एंड हम अपने बच्चे से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करें। अब यहाँ पर कई पेरेंट कहते हैं कि हमारा बच्चा तो सुनता ही नहीं है, उसे समझ आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। हर बच्चे में समझ होती है, आप 4 दिन उससे बात करो, 5वें दिन वो कुछ तो रिस्पॉन्स देगा। और कई बार आप लगातार सिर्फ बात करते रहो, उसकी वोकैबुलरी तो बढ़ रही है, तो जैसे जैसे उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, कम्युनिकेशन दिखने लगेगा। आप तो ये सोच के छोड़ रहे हो कि ये सुनता नहीं है तो मैं बात ही ना करूं, या ये सीख नहीं पाएगा तो मैं सिखाऊं ही ना। आप आपका वो एक आधा घंटा निकाल के रखो ना, जहां पर आप उसके साथ कुछ भी करो। मैं तो कह रही हूँ रेत लेके बैठ जाओ, रेत में सिर्फ लड्डू बना लो उस बच्चे के साथ में, चावल ढोल दो, चावल बीनना स्टार्ट कर दो, मेथी ले लो, धनिया ले लो, वो तोड़ना स्टार्ट कर दो, बॉल ले लो, बॉल एक दूसरे को सिर्फ फेंक दो, चलो फेंक नहीं पा रहे हो तो जो अपन रोल करते हैं हम वो रोल ही कर ले। एनी एक्टिविटी जिससे आप आपके बच्चे के साथ एक बॉन्ड डेवलप कर पा रहे हो, डू दैट when you get a diagnosis or you don't get a diagnosis। चाहे वो कुछ हो या ना हो, लेकिन बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम देना पेरेंट्स को बेहद ज़रूरी है। एक सवाल बहुत ज़रूरी है हर पेरेंट के लिए, जब जैसे ही बच्चे की उम्र होती है 3 साल, सबसे पहले
माँ को ये चिंता होती है कि अब स्कूल जाने का समय आया। अगर बच्चे में ऑटिज्म है तो क्या उम्र सही होगी उसे स्कूल भेजने के लिए, और क्या ऑटिज्म वाले बच्चों को स्पेशल स्कूल में ही भेजना चाहिए? ओके मैम, इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है। अगर हमारे पास जो बच्चा है वो 2 साल, 3 साल, 3.5 साल का है, हम हमेशा पेरेंट्स को कहते हैं प्लीज़ स्कूल भेजिए। नॉर्मल प्री प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहाँ भेजिए, क्योंकि जो थेरेपी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है उसका रिफ्लेक्शन कहाँ देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर हम थेरेपेटिकली बच्चे के साथ वर्क कर रहे हैं, स्कूल में बच्चे को एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, वो दूसरों के बीच कैसे घुल मिल पा रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है। अब ये बात हमने करी 4, 4.5, 5 साल तक के बच्चों के लिए। अब कई बच्चे हैं जो इनिशियली तो स्कूल में कोप अप कर लेते हैं, 5 साल में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 5 साल में बच्चा क्लास फर्स्ट में होता है। क्लास फर्स्ट में उससे एक्सपेक्टेशन होता है कि वो एक पेज पूरा लिख ले। मेरे कुछ बच्चे नहीं लिख पाते, इसलिए नहीं क्योंकि वो लिख नहीं सकते हैं, बट इसलिए क्योंकि उनका कंपैरिजन जिन 20 बच्चों से हो रहा है वो इस एक बच्चे से फास्ट है। बिल्कुल, है ना। तो और तो टीचर्स को भी लगता होगा कि ये तो बहुत स्लो है और हम इसके हिसाब से नहीं चल सकते। एंड कुछ डेवलपमेंटल डिफिकल्टीज तो अभी भी हैं, तो वहाँ पर उन बच्चों के साथ कोप अप करना कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। आई हैव किड्स जो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में है, एमपी बोर्ड में है, आईसीएसई बोर्ड में है, दे आर हैविंग ऑटिज्म, दे आर हैविंग डिसलेक्सिया एंड गोइंग टू रेगुलर स्कूल, एंड वो कोप कर पा रहे हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट सेम टाइम पे कुछ बच्चे हैं जो स्कूल लेवल पे, ग्रेड लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। 1 साल आप क्लास रिपीट कराओगे, 2 साल क्लास रिपीट कराओगे, आप सालों साल एक क्लास रिपीट नहीं करा सकते हो। और जो चीज़ एक बार में समझ में नहीं आई वही चीज़ आप 10 बार भी सिखा दोगे उसी तरह से तो नहीं आएगी। तो जो ये बच्चे हैं जो स्कूल में कोप अप नहीं कर पा रहे, इट कैन बी एनी रीज़न, फॉर देम स्पेशल स्कूल इज़ द गुड ऑप्शन, क्योंकि स्पेशल स्कूल में बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग प्लानिंग करके उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं। स्पेशल स्कूल का मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, एक ही क्लासरूम में पढ़ाना नहीं हो गया। अब एक बच्चा है जिसको रीडिंग में डिफ़िकल्टी है, तो उसके लिए स्पेशली आप उसको रीडिंग सिखाओगे। एक बच्चा है जिसको राइटिंग में डिफ़िकल्टी है, अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन और आता है कि यही सारी चीज़ें तो आप थेरेपी में भी सिखा रहे होते हो, तो हाउ डिफरेंट इज स्पेशल स्कूल फ्रॉम थेरेपी। तो थेरेपी में हम स्पेसिफिक डोमेन्स में लर्निंग दे रहे होते हैं, जो रेगुलर स्कूल होते हैं ना लगभग उसी वे में वर्क करते होते हैं, बट इंडिविजुअलाइज्ड वे में। तो थेरेपी में 45 मिनट्स का सेशन है, स्कूल इज़ अ 3 आवर 4 आवर थिंग, जहाँ पे बच्चा दूसरे बच्चे से सोशलाइज करता है, जहाँ पे आर्ट क्लास होती है, म्यूजिक क्लास होती है, बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो वहाँ परफॉर्म कर रहा होता है, आप डिफरेंट एडीएल स्किल्स ग्रुप सेटिंग्स में सिखा रहे होते हो। एंड स्कूल इज़ ऑलवेज अप्रोप्रिएट फॉर किड्स ऑफ एज 6+, क्योंकि 6-7 साल तक तो हम हमेशा ये मानते हैं कि थेरेपी से ही बच्चे को हम रेगुलर स्कूलिंग की तरफ ले जा सकते हैं, बट कुछ बच्चे जो नहीं जा पाते हैं या जिन्होंने वो प्राइम टाइम मिस आउट कर दिया, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाया, वहाँ पर फिर हम कहते हैं प्लीज़ और टाइम वेस्ट ना कीजिए, और 7 साल का बच्चा है, 7.5 साल का बच्चा है, इनरोल इन द स्पेशल स्कूल। हर बच्चे को उसकी जरूरत नहीं, लेकिन हर स्कूल की अब ये आदत हो गई है कि अगर बच्चा 100 में से 60 नहीं ला रहा है तो उनको लगता है इसमें तो कुछ खास है और आपको कहीं और दिखाना चाहिए, या बच्चे का किसी दूसरे बच्चे से झगड़ा हो गया तो भी स्कूल वाले कह देते हैं कि इसमें तो बिहेवियर इश्यूज हैं। क्या ये मतलब ये स्कूल के लिए बहुत आसान हो गया है बताना, ऐसे बोल देना कि आप बस थोड़ा सा भी कुछ इश्यूज हैं तो स्कूल अब मैनेज नहीं कर पाते, ये भी एक रीज़न है, या फिर वाकई में बच्चों में समस्या बढ़ गई है? देखिए, बच्चों में समस्या बढ़ी है तो मैं नहीं बोलूँगी, मेरा ऐसा मानना है कि अब लोगों का जो टॉलरेंस लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है। साथ ही साथ पहले जो टीचर्स जिस वे में बच्चों को डील करते थे उस तरह की डील करने में भी काफ़ी कमी आई है। पहले टीचर्स में वो ममता होती थी जहाँ पे वो बच्चे को संभाल लेती थी, नहीं सुन रहा है ना, मुझे भी ध्यान है, मैं भी स्कूल जाती थी तो मेरी फेवरेट टीचर्स होती थी, नहीं अच्छा लग रहा है मैम को जाके आप रीच आउट कर सकते थे। अब बच्चों में वो कनेक्शन नहीं रह गया, नहीं है बिल्कुल, तो वो जो बॉन्ड मिस हो रहा है ना, उस कारण से भी डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है। एंड देन इट इज़ ईजी टू से कि नहीं कर रहा है आप कहीं दिखा दो। एंड कुछ केसेस में ऐसा रिवर्स भी होता है कि जहाँ पे टीचर्स स्कूल्स एक्चुअली में कंसर्न्ड होते हैं, उन्होंने अपने साइड से तो सारे एफर्ट्स डाल लिए होते हैं, बट फिर भी उन्हें बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, फिर वो पेरेंट्स को बोलते हैं कि वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट बट वी थिंक कि कहीं कुछ डिफिकल्टी है तो आप किसी स्पेशलाइज्ड को अप्रोच करो। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट्स नॉट वन वे थिंग, कुछ जगहों पे हाँ हर तरह के लोग मौजूद हैं
और भी बहुत सारे सवाल होंगे आपके जहन में जो आप डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत झारिया से पूछना चाहते होंगे, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस पुट करें, क्योंकि हम इसका ज़रूर एक सेकंड एपिसोड लेकर आएंगे। सवाल बहुत सारे हैं, मुझे लगता है समय बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये बंद करने से पहले एक सजेशन जो आप देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, या वो बच्चों को, क्योंकि क्वालिटी टाइम की आपने बात की, लर्निंग की बात की, चीज़ों को फिगर आउट करने की बात की, जब सब कुछ फिगर आउट हो गया है और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे में जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो आता है, ऐसे में यूजुअली पेरेंट्स डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो एक सजेशन पेरेंट्स के लिए भी कि उन्हें ऐसे समय क्या सोचना चाहिए और किस तरह से खुद को भी एनर्जी में रखना चाहिए, एक एनर्जेटिक पेरेंट्स बन के अपने बच्चे के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही डायग्नोसिस मिलता है या हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं, हमें ना एक डायरी बना के रखनी है जिसमें हमने बच्चे ने किस दिन क्या सीखा, हम हर चीज़ नोट डाउन करें। मैं कहती हूँ आपने किस दिन कौन से कपड़े पहनाए, कौन से फैब्रिक के कपड़े पहनाए हैं, क्या सिखाया, उसने कितने दिन में सीखा, उसने क्या खाया। आप अगर वो हर चीज़ नोट डाउन करना स्टार्ट करोगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि रात को किस दिन वो कम सोया, तो फिर आप फिगर आउट करोगे उस दिन इसने ये खाया था तो इसलिए कम नींद ली, या उस दिन बाहर शायद शोर हो रहा था। जब हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं, हमें फिर ये पता चल जाता है कि बच्चा एक्चुअली में पीछे जा रहा है या मैं उसे दूसरी एंगल से देख रही हूँ तो मुझे वो पीछे लग रहा है। रिग्रेशन होता है, रिग्रेशन का मतलब होता है बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें सीखी और फिर पीछे चला गया, बट ये ओवरनाइट नहीं होता है, इसके रीजंस होते हैं। रिग्रेशन उन केसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ पे बच्चा बीमार हुआ, फीवर वगैरह आया और फिर पीछे गया। हर केस में रिग्रेशन नहीं होता है, एंड हर ऑटिस्टिक बच्चा जो बीमार हो वो रिग्रेशन में जाए वो भी जरूरी नहीं होता। तो अगेन क्या चीज़ में वो पीछे गया, अगेन हमने उसको सिखाने की कोशिश करी, तो जो स्किल पहले उसने 5 दिन में सीखी थी अभी 2 दिन में सीख ली। हमारे पास एक पूरा पैटर्न है। तो वहाँ पर जब बार बार बच्चा अगर बीमार हो रहा है और पीछे जा रहा है तो वी टेल द पेरेंट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि एज पेरेंट्स हम डीमोटिवेटेड होते हैं एंड ये होना लाजमी भी है, क्योंकि एक टाइम पे ना हर चीज़ से विश्वास भी उठ जाता है कि हम हर चीज़ छोड़ के थेरेपी के लिए लेके जा रहे हैं, आगे जाता है फिर पीछे आ जाता है, अब क्या करें या आप किसके पास जाएं जब सबके पास जा चुके हैं। बेस्ट चीज़, बी योर चाइल्ड्स ओन डॉक्टर, नोट डाउन एवरीथिंग, एंड बच्चे पीछे जाते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, बट एक टाइम तक। तो जब हम अर्ली इंटरवेंशन की भी बात करते हैं ना, हम 5 years तक की बात करते हैं, उसके बाद हम थेरेपेटिक वर्क कम कर रहे होते हैं, फिर हम वोकेशनल की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं, फिर हम ADL स्किल्स की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं। इनिशियली जब हम अर्ली इंटरवेंशन पे वर्क कर रहे हैं तो हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे हम बच्चे को एक एक काम करना नहीं सिखा रहे, हम बच्चे की सूझ समझ डेवलप कर रहे हैं ताकि वो खुद से सीख जाए। बट यही जब बच्चा नहीं कर पाता, और ये सारे बच्चों की बात नहीं, लिमिटेड बच्चे जब वो खुद से नहीं कर पाएंगे तो फिर हम अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करेंगे एंड फिर हम एक एक स्किल सिखाने पे जाएंगे और उन स्किल्स को सिखाने पे जाएंगे जो उस बच्चे के लिए एक्चुअली ज़रूरी है। बिल्कुल, तो वो उस तरीके से बच्चा धीरे धीरे डेवलप भी करेगा, और पेरेंट्स भी थोड़ी सी हिम्मत आपको भी रखनी होगी कि आपका बच्चा सीख तो रहा है, कैसे सीख रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ये आप अगर आप रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चल सकेगा कि वो पहले क्या था और अब क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जिनका ना सिर्फ शहर में नाम है बल्कि उनके रिजल्ट्स देख सकते हैं, और ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे कि उनके बच्चे की जर्नी कैसी रही। तो बहुत सारे सवाल मेरे जहन में अभी भी हैं और मुझे पता है आपको भी होंगे। आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछिए, हम मैडम तक पहुंचाएंगे और मैडम उनके जवाब आप तक ज़रूर देंगे। बहरहाल, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, उसे ऑटिज्म हो या ना हो, लेकिन आप नज़र बनाए रखिए, ये देखते रहिए कि बच्चा क्या सीख रहा है, किस उम्र में सीख रहा है, और अगर आपको ज़रा भी लगता है कि आपके बच्चे में कुछ ऐसी चीज़ है जो दूसरों से अलग है, या आपको लगता है कि कुछ चीज़ों में वो डिले है, तो ज़्यादा सोचिए मत, उसे एक बार किसी साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये आपकी शर्मिंदगी का नहीं, उसकी ज़िंदगी का विषय है।